Hello, good evening. My name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo. आज के टॉपिक में हम लोग थायराइड कंप्लीट कर चुके हैं. आज मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ. पैराथायरॉयड ग्लैंड कैसे रेगुलेट होता है, क्या उसकी सिक्रेशंस होती हैं, क्या उसका बॉडी में इफेक्ट होता है, आज हम वो बात करेंगे. उससे पहले थायराइड ग्लैंड में एक बात रह गई थी कि उससे थायराइड ग्लैंड की अंडर और ओवर सिक्रेशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी में, वो बात करेंगे. उसके बाद पैराथायरॉयड पे चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एपिसोड. आप हमारे चैनल से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं. टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे. जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे. फ़ायदा ये है कनेक्टेड होने का वहाँ पे कि एक तो आप अपने टीचर्स से डायरेक्टली मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे. टीचर्स वहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं जिसमें वो अपना पूरा शेड्यूल बताते हैं कि आज के दिन में हम क्या क्या करेंगे. दूसरी बात, वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल मैसेजेस चलते रहते हैं ताकि जो हमारा परिवार है अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो का, ऑलमोस्ट उसमें 5000 बच्चे होने वाले हैं अभी, तो उनको मोटिवेटेड कैसे रखा जाए. बच्चे रात रात को 1-1 बजे पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए. तो वहाँ पे हम बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स डालते रहते हैं. अनअकैडमी प्लस के बारे में आप लोगों को सभी को ही पता है ऑलमोस्ट, फिर भी एक बार बता देती हूँ. देखिए, अनअकैडमी प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज़ हो सकता है. जब नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल सर पर आ गई है, एग्ज़ाम में सिर्फ 4-5 महीने रह गए हैं, अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जहाँ पे भी आप खड़े हैं उससे अगला स्टेप कैसे लेंगे. यदि आपने अभी सिलेबस पूरा नहीं किया तो इस वक्त आपको कौन एनसीईआरटी से एक एक लाइन से सिलेबस कराएगा, कौन कराता है इस वक्त. सब रिवीजन करो करते रहते हैं. देन यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपको कौन रिवीजन कराएगा. यदि आपका रिवीजन हो चुका है आपको कौन क्विजेस देगा, कौन आपको टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा. अनअकैडमी प्लस पर इंडिया के 40 बेहतरीन टीचर्स अपनी क्लासेस ले रहे हैं. उनमें से एक मैं भी हूँ. मैं यहाँ पे अपना पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कराती हूँ, अभी ऑलरेडी करा रही हूँ. अभी मेरा क्रैश कोर्स शुरू हुआ है यहाँ पे, जिसमें मैं अराउंड 3 चैप्टर्स करा चुकी हूँ. क्रैश कोर्स लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो मैं आपको कहूँगी कि भैया चैप्टर पहले घर से पढ़ के आइए. जब आप चैप्टर घर से पढ़ आएंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी उस चैप्टर में क्या है. फिर मैं आपको क्लास में ही टाइम दूंगी वो चैप्टर दोबारा पढ़ने के लिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वहीं पे ही पूछ सकते हैं. इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया. इसी तरीके से आपका 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगी. देन हर चैप्टर में से मैं कुछ डाउट सेशंस रखूंगी. हर चैप्टर में से हम बात करेंगे पास्ट नीट क्वेश्चंस किस प्रकार के आए हैं, पास्ट एम्स क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, और अब तुमको क्या डाउट है उसमें से. तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आओगे. क्वेश्चंस कैसे लेकर आते हैं, क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचते हैं हम और वो फोटोग्राफ अपलोड हो जाती है क्लास में. वो फोटोग्राफ मुझे मिल जाती है, फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. तो बायो की तो तुम्हारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई, चाहे तुम्हारा रिवीजन ना हुआ हो, चाहे तुम्हारा कोर्स ना हुआ हो, सब कुछ मैं यहाँ पे करा रही हूँ. इसके अलावा मेरे रेगुलर कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें मैं धीरे धीरे आराम से मुश्किल चैप्टर्स पढ़ाती हूँ. जैसे रिवीजन तो फिर भी थोड़ा फास्ट होता है, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, हम बहुत धीरे धीरे प्यार से वो चैप्टर्स अलग से कोर्स में निपटाते हैं. बायोलॉजी के बाद इसी प्रकार से केमिस्ट्री के कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ पे रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं. फिजिक्स के कोर्सेज चल रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, रिवीजन कोर्सेज चल रहे हैं. तो तुम किसी भी स्टेज पे खड़े हो नीट की तैयारी के, तो तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ने में अनअकैडमी प्लस मदद करता है. ठीक है. अनअकैडमी प्लस की सभी टीचर्स की क्लासेस लेने के लिए आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है. ये नहीं कि मेरे लिए अलग या किसी और टीचर के लिए अलग या किसी और टीचर के लिए अलग, नहीं. आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसी से आपकी सभी टीचर्स की आप क्लासेस देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स की आप क्लासेस देख सकते हैं, सभी प्रकार की क्लासेस आप देख सकते हैं जो भी नीट और एम्स की कैटेगरी में होगा. वो सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है मैं आपको सिखा देती हूँ. आइए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे. जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, फ्रंट पेज कुछ ऐसा खुलता है. उसके बाद यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बिकॉज प्लस में बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन रहता है. आप अपने रेलिवेंट ऑप्शन पे जाएंगे, नीट एंड एम्स, और वहाँ से जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे. गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको समय पूछा जाता है कि आप कितने साल का, कितने समय का, कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. यदि आप नीट 2020
के अभी कैंडिडेट हैं तो आप 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि 24,000 जिसकी कॉस्ट है। यदि आप अभी +1 में हैं, आपके पास पूरा 1 साल है +2 का, तो आप 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपीज़ है। यदि अभी आप 10th में हैं, अभी आपके पास 2 साल है पढ़ने के लिए, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आप ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि 48,000 रुपीज़ का है। अभी जो मैंने आपको फ़ीस बताई ये ओवरऑल फ़ीस है सभी टीचर्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, परंतु इसे कम करने का भी तरीका है। मैं आपको एक कोड दूंगी, जैसे ही आप वो कोड एंटर करेंगे आपकी फ़ीस, कोई भी फ़ीस हो इसमें से, वो 10% ऑफ हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, किसी पे भी करेंगे प्रोसीजर सेम रहेगा। इस तरीके से एक पोर्शन ओपन होता है, जैसे आपने 1 ईयर पे क्लिक किया, आप फीस देखते हैं 30,000, आप प्रोसीड टू पेमेंट पे नहीं जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिलता है, यहाँ पे कोड डालते हैं। कोड क्या है? ऋतु लाइव। ऋतु मेरा नाम है और लाइव वहाँ पे क्लासेस होती हैं। ऋतु लाइव कोड डाल के अप्लाई बटन दबाते हैं तो ये 30,000 की जगह अब आपको 27,000 का दिखने लगेगा। दैट मीन्स तुम्हें 10% ऑफ हो गया। अब 1 साल की फ़ीस 27,000 रुपीज़, फिर तुम करोगे प्रोसीड टू पे। अगर तुम 6 मंथ्स की फ़ीस की बात करो तो वो 24,000 से 21,600 हो जाएगी, और 2 साल की बात करोगे तो 48,000 से 43,200 हो जाएगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। जैसे जैसे मैं और नए कोर्सेज लॉन्च करती रहूँगी अनअकैडमी प्लस पे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूँगी। अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे एक्साइटिंग आइडियाज़ हैं और नए कोर्सेज के लिए, सो आई विल कीप ऑन टॉकिंग टू यू अबाउट देम। चलिए, कल थायराइड ग्लैंड की बात हुई थी। We talked about a gland called thyroid gland, जो कि ट्रेकिया पे रखा हुआ एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। उसमें होती है थायराइड फॉलिकल्स, जो कि T3 और T4 हार्मोन रिलीज करती हैं। T3 T4 हार्मोन को ही थायराइड हार्मोन्स कहते हैं हम। यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होके ब्लड में जाते हैं और पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ये वाली बात हो गई थी। थायराइड हार्मोन्स के बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं ये अभी तक तुमको लर्न होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कल इसकी, परसों। मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ। थायराइड हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर सेक्शुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूं, दोबारा से इसलिए लिख रही हूं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, एक बात ये मैंने तुम्हें बताई थी। नाउ इमेजिन एक पर्सन, एक फीमेल है सपोज, एक फीमेल है, एंड वो फीमेल के अंदर थायराइड की कमी हो जाती है। अभी आप केस लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म समझते हो? व्हेन थायराइड इज लेस इन योर बॉडी। देखो, 2 टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास, हाइपो और हाइपर। आपको याद करना है, बहुत ही आसान है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। हम कहते हैं ना, यार इतना हाइपर क्यों हो रहा है यार, हाइपर होने का मतलब तुझे गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। सो हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस। पहले मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूँगी। एक फीमेल है, ठीक है, अभी तक उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर आ रहा था, नॉर्मल फर्टाइल फीमेल थी वो, और एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुई और वो थायराइड उनका कम काम करने लग गया, एंड शी एक्सपीरियंसेस हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होगा? शी विल एक्सपीरियंस कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे। अब फर्टिलिटी नहीं है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो माँ नहीं बन सकती है वो, ठीक है। सो एकदम से नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन से एकदम से आप एबनॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन में चले गए। अब यू कैन नॉट बिकम अ मदर नाउ, राइट। इस डिजीज को कहते हैं मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं इसको, गर्ल्स डिजीज। लॉस ऑफ
menstrual cycle in females due to hypothyroidism. अब ये एनसीईआरटी में टर्म नहीं दी हुई है. तुम कहोगे मैम ये कहाँ से उठ के टर्म आई है? बेटा जी एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन करती हुई कुछ लाइंस दी हुई हैं. ये वैसे मुझे एनसीईआरटी रिव्यू बनाना चाहिए था, एनसीईआरटी के पैसेज लाने चाहिए थे. चलो अगली बार से ये मैं एनसीईआरटी के पैसेजेस साथ में लेके आ जाऊंगी, आज नहीं लेके आई हूँ. अपनी एनसीईआरटी में चेक करो, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया हुआ है कि फीमेल्स में सेक्सुअल रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला डिसऑर्डर. दूसरा डिसऑर्डर समथिंग कॉल्ड क्रेटिनिज्म. ये देखिए क्या होता है. क्रेटिन का मतलब इंग्लिश भाषा में, क्रेटिन का मतलब बेवकूफ होता है. बेवकूफ, स्टूपिड. ठीक है. क्रेटिनिज्म वर्ड कहां से आया है? क्रेटिन वर्ड कहां से आया है? इमेजिन करो एक फीमेल जो कि पहले उनके अंदर थायराइड नॉर्मल था, तो उनको प्रेगनेंसी हो गई. नाउ देयर इज अ प्रेग्नेंट फीमेल. अभी फीमेल की बॉडी में थायराइड कम हो गया प्रेगनेंसी के टाइम. अब जो बेबी डेवलप हो रहा है, बेबी के मेंटल फंक्शन को डेवलप होने के लिए थायराइड ग्लैंड की ज़रूरत है. अब उसको थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है, तो उसको थायराइड हार्मोन कहाँ से मिलेगा? अभी बेबी का खुद का थायराइड हार्मोन काम करने नहीं लगा है, ग्लैंड काम करने नहीं लगा है, तो वो मदर से ही थायराइड हार्मोन लेगा, और मदर की बॉडी में थायराइड हार्मोन कम है, तो बेबी का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बेबी का सेक्शुअल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा. सो ऐसा बच्चा जिसकी मदर में थायराइड हार्मोन बहुत कम था, वो मंदबुद्धि बच्चा पैदा होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल लोअर होगा नॉर्मल से. ऐसे प्रॉब्लम को क्रेटिनिज्म कहते हैं. सो मेंटल रिटार्डेशन या लो आईक्यू लेवल्स लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है. ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. लो आईक्यू लेवल ऑफ children with mothers suffering from hypothyroidism during pregnancy. During pregnancy. नाउ अगर आप अपनी एनसीईआरटीज लेके बैठे हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी कहाँ पे लिखा हुआ है. एनसीईआरटी खोलो एक बार, वेट. अपनी एनसीईआरटी खोलो +1 की. आओ पेज नंबर, वैसे मुझे लेके आना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मैं एनसीईआरटी रिव्यू नहीं लेके आई हूँ. ओके, यू कम टू पेज नंबर 335. कम टू पेज नंबर 335. ये जो टॉप पैराग्राफ है उस पे आ जाओ. ठीक है, अब यहां पे पढ़ो, फर्स्ट लाइन ही पढ़ो. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby, leading to stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf mutism. मिल गया? यहाँ पे stunted growth को स्पेशली लिखा हुआ है. लो IQ stunted growth भी लिख लो यहाँ पे. stunted growth भी लिख लो. ठीक है. देन उससे अगली लाइन पे आओ. इन एडल्ट फीमेल हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर. लिखा हुआ है ना, ये मिक्सोडीमा की बात की हुई है. ये दोनों क्लियर है. एक और हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज में तुमको बताती हूं, उसे कहते हैं गॉइटर. यहीं पे लिख लेते हैं. दिस इज विजिबल. सिंपल गॉइटर. दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द लास्ट. इसमें क्या होता है देखो, थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. आयोडीन के बिना नहीं बनता. टायरोसिन में आयोडीन डालोगे तभी थायराइड हार्मोन बन पाता है. नाउ आयोडीन समहाउ कम है बॉडी में. ये अब तो नहीं होता, अब तो हमारे सॉल्ट में आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं ना हम लोग, लेकिन पहले होता था, आयोडीन की बहुत कमी हो जाती थी. सो लेस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ आयोडीन. लेस आयोडीन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता था.
लेस आयोडीन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता था। ठीक है, अब दिक्कत क्या होती है इसमें, अब मैं तुम्हें आगे बना के दिखाती हूँ। थायराइड ग्लैंड को लगता है कि यार मैं थायराइड हार्मोन सही से नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ही कम बन रहा है, तो थायराइड ग्लैंड को ना गिल्टी फील होती है कि यार बहुत कम थायराइड हार्मोन बना पा रहा हूँ, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ से इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, उसे लगता है कि आई शुड इंप्रूव माई फंक्शन बाय इनलार्जिंग माई सेल्फ। उसे ये नहीं पता चल रहा है कि भैया आयोडीन की कमी है इसलिए तुम थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ से ना थायराइड ग्लैंड ऐसे इनलार्ज हो जाता था और यहाँ से ऐसे स्वेलिंग, पूरा ऐसे बहुत बड़ी सी स्वेलिंग लटक जाती थी गले के ऊपर। इसे कहते थे खेंगा रोग, पहले दूरदर्शन पे ऐड आती थी उसकी, अब तो बंद हो गई है, और इसी को कहते हैं सिंपल गॉइटर। सो सिंपल गॉइटर में बंदी कुछ ऐसी नजर आएगी, सपोज देयर इज अ फीमेल हियर या मेल, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसे इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ऐसे यहां से ऐसे निकला हुआ प्रोजेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो, हाइपरथायरॉयडिज्म पे चलूं? बोलिए बच्चों, समझ में आई है यहां तक बात? मेरी आवाज अलग आ रही है? सबको मेरी आवाज सुन रही है बेटा जी? बोलिए। थैंक यू भूपेंद्र, अंडरस्टूड। अब मैं हाइपरथायरॉयडिज्म पे चल रही हूं बेटा। मैं कमेंट पे अटेंशन नहीं देती, अरे मैं कमेंट्स पे जनरली इसलिए अटेंशन नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, तो जनरली इसलिए नहीं ध्यान देती मैं। सही है आवाज़? चलो आगे चल रही हूँ मैं। ओके, नाउ नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म पे चलेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी ऑर्गन में हाइपो के तो बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको प्रॉपर मिनरल नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा था तो हाइपो हो गया, कोई दिक्कत हो गई हाइपो हो गया, कहीं पे कोई डैमेज हो गया हाइपो हो गया। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होगा? जनरली ट्यूमर होने की वजह से, कहीं पे भी अगर ट्यूमर होता है ना तो वहाँ पे हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, जो भी चीज़ों सिक्रीट कर रहा है, तो ट्यूमर भी हो सकता है। ट्यूमर इज वन रीजन, ठीक है। देन एक स्पेशल केस है हाइपरथायरॉयडिज्म का, एक तो ट्यूमर से हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, एक स्पेशल केस है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, थैल्मिक गॉइटर, ठीक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। सो इसमें क्या होता है, बड़ा मस्त केस है ये एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर का। सुनो क्या होता है इसमें, इसमें ट्यूमर नहीं बनता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? तुम्हारी खुद की बॉडी तुम्हारी खुद के सेल्स को डैमेज करने लगती है, या कुछ ना कुछ तुम्हारा इम्यून सिस्टम ना ऐसी हरकत करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्योंकि ऑटो मतलब खुद, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके पीछे पड़ गया है और आपको कोई बीमारी कॉज कर रहा है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बड़े सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आप पढ़ते हैं, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज भी इसको कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, देखो तुम लोगों को ये वाली बात याद है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है टीआरएच, फिर वो जाता है पिट्यूटरी पे। ये बात सबको पता होनी चाहिए, बहुत बार बात हो चुकी है। पिट्यूटरी से रिलीज होता है टीएसएच, टीएसएच जाता है थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड फॉलिकल पे मैंने बना दिया, ये देखो थायराइड फॉलिकल पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं और टीएसएच इसके ऊपर बाइंड कर जाता है अपने रिसेप्टर से।
एंड ये फॉलिकल्स क्या रिलीज करती है इसकी वजह से? थायराइड हार्मोन। ये वाला सीक्वेंस सबको पता है। अब ये भी तुम लोगों को पता है कि जो T3 और T4 होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो ज़्यादा बदतमीजी सहन नहीं करते किसी की भी। जब T3 T4 का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो वो खुद जाके यहाँ पे जाके पिट्यूटरी पे जाके अपना नेगेटिव फीडबैक कर देते हैं, TSH की प्रोडक्शन को बंद करा देते हैं, प्लस हाइपोथैलेमस में जाके नेगेटिव फीडबैक करते हैं, TRH की प्रोडक्शन को बंद करा देते हैं। ये तुम लोगों को पता है। अब एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में क्या होता है? ये तो नॉर्मल सिनेरियो है, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो, राइट? नॉर्मल सिनेरियो आ गया सबको? थैंक यू हामिद। हाँ जी आकिब, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको मैंने अभी तक जो भी प्लस में पढ़ा दिया है ना, सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो 1 साल के अंदर तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी सब कुछ, +1 +2, ठीक है? कंटेंट की तुम चिंता मत करो, इतना तुमको कंटेंट मिलता है। तुम 3 महीने का चाहे सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे 6 महीने का ले लो, कंटेंट तुमको सारा ही मिल जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन पढ़े होते हैं, पिछले पढ़ाए हुए, आपको सब मिल जाता है। पढ़ने वाले बनो तुम। प्लस पे बंदा सिर्फ 15,000 रुपये दे के, सिर्फ 10,000 रुपये दे के ना, सिर्फ 6,000 रुपये दे के पूरा सिलेबस पढ़ सकता है। पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। रिकॉर्डेड सेशन मेरा सारा पढ़ा हुआ है, दिन रात पढ़ो। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 6,000 रुपये वाला, 5,000 रुपये वाला, जो कम करके 5,000 रुपये में पड़ जाता है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, दिन रात पढ़ो मेरे लेक्चर्स, सारा सिलेबस वहाँ पे किया हुआ है। 1 महीने में तुम सारा निपटा सकते हो, तुम निपटाने वाले बनो। अब सुनो, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में क्या होता है? कुछ ना शैतान एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में। These are antibodies and they are very शैतान। These are antibodies जो नॉर्मली में बॉडी में नहीं बन रही, लेकिन एक्सोप्थैल्मिक अगर गॉइटर हो गया तब बनेंगी। ये नॉर्मल नहीं है। एंड दे विल मिमिक TSH, ये TSH को कॉपी करेंगी। ये बहरूपी हैं, TSH का बेस बना के आ जाते हैं, शक्ल बना के आ जाते हैं। तो क्या होता है, देखो यहाँ से TH प्रोडक्शन हुआ, TSH ने T3 T4 बनाया और T3 T4 ने पिट्यूटरी को बोला कि अब TSH बंद कर दो, तो TSH की प्रोडक्शन हो गई बंद। TSH की होगी प्रोडक्शन बंद, हटा दो TSH, है ना, क्योंकि इसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। तो अभी यहाँ से T3 T4 निकलना बंद हो जाना चाहिए था, परंतु हमारी ये एंटीबॉडीज आके यहाँ पे लग गई TSH रिसेप्टर्स पे ऐसे, एंड दीज एंटीबॉडीज विल एग्जैक्टली कॉपी TSH। तो रिसेप्टर को लगेगा कि TSH आया है, TSH नहीं आया, लेकिन ये गंदी वाली एंटीबॉडीज आई हैं, और यहाँ से T3 T4 और ज़्यादा रिलीज होगा। T3 T4 को गुस्सा आएगा कि यार ये क्या बकवास है। T3 T4 को गुस्सा आएगा, वो जाएगा पिट्यूटरी के पास, TSH को बंद करो। पिट्यूटरी कहेगा भैया TSH बंद है, मैं नहीं डाल रहा हूँ TSH को। फिर किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। जब TSH बंद है तो ये रेगुलर प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, आपकी एंटीबॉडीज TSH का भेस बदल के यहाँ पे TSH का काम कर रही हैं। समझ में आया है? समझ में आया है? बोलिए। मायस्थेनिया ग्रेविस भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य भाई क्या हाल चाल है? पहले था कि डोमिसाइल वाले स्टेट में 14% कोटा है। दीपक कुमार, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है बेटा कमेंट में डालो, कमेंट में मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगी, यहां नहीं आंसर कर पाऊंगी। आर यू डन? सो एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर में T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका सिम्टम्स, इसका नाम एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर क्यों है? ऑप्थैल्मिक से वर्ड से आया है ये। ऑप्थैल्मिक मतलब आई। इसमें ना बंदे की आई जैसे बाहर निकल आती है, रावण की तरह। रावण की आंखें दिखाते हैं जैसे बाहर बाहर से बाहर निकली हुई। सो ऐसे कुछ लोगों का तुमने देखा है, आई का जो आई बॉल है वो काफी बाहर को होती है। सो एक तो इसमें ये सिम्टम होता है, प्रोट्रूडेड आई बॉल्स। ठीक है। एक तुम्हें एक और बात बताती हूँ, एड्रिनलिन का नाम सुना है तुमने? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एक्चुअली में एड्रिनलिन आपकी बॉडी में कैसे काम करता है? एड्रिनलिन रिसेप्टर्स होते होंगे, उन्हीं के ऊपर लगता होगा। थायराइड हार्मोन, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। थायराइड हार्मोन एड्रिनलिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करता है बॉडी में, तो एड्रिनलिन का इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म होने से समहाउ बीपी बढ़ जाता है। तो तुम्हें लगता है यार बीपी का क्या लेना देना है थायराइड से? लेना देना ये है
कि थायराइड हॉर्मोन्स इंक्रीज द रिसेप्टर्स ऑफ एड्रेनालिन इन बॉडी, यही बात लिख रही हूं। जो बोला है वही लिख रही हूं। सो बीपी बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जो एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनलिन के ज़्यादा रिलीज होने से चीज़ें होती है ना, वही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टार्ट होने से जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ। बीपी बढ़ जाता है, सांस चढ़ने लगती है, दिल तेज़ धड़कने लगता है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म के सारे जो सिम्टम्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने से मिलते जुलते हैं। क्लियर? आगे चल पड़ो, बोलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहिए तो। देखो बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का रीज़न किसी को नहीं पता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के बड़े सारे रीजंस का फैक्टर कंबाइन हो जाता है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूट, सो देर इज नो वन सिंगल रीजन। चलो अब पैराथायरॉयड पे चलते हैं। ऑलरेडी तुम लोग समझ चुके हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर समझ में आ गए। हाइपो, एक बार सम अप कर देते हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपो में 3 चीजें, कौन सी? एक, जो लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया था, कौन सा? मिक्सोडीमा, गर्ल्स डिजीज। देखो नाम पे ही लिखा है गर्ल्स डिजीज। गर्ल्स डिजीज, तो तुम इसको याद कर सकते हो गर्ल्स डिजीज से, GIRLS, गर्ल्स डिजीज से याद कर सकते हो तुम। भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल्स में तो नहीं होते ना, तो एक तो तुम गर्ल्स डिजीज याद कर लो, ठीक है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गए थे। फिर एक याद कर लो, एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको थायराइड की कमी हो गई थी, तो उसका बच्चा कैसा पैदा होगा? मंदबुद्धि बच्चा पैदा होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, फिजिकली भी ग्रो नहीं कर पाएगा, ना मेंटल ग्रोथ, ना फिजिकल ग्रोथ, ना सेक्शुअल ग्रोथ, ठीक है। ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे हम? ऐसी प्रॉब्लम को क्रेटिनिज्म। तीसरा हमने क्या किया था हाइपो में? गोइटर, सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर। उसमें क्या था? आयोडीन की कमी हो गई थी, तो थायराइड ग्लैंड सूज गया था, बहुत मोटा हो गया था। अब हाइपर पे आओ। हाइपर पे मैंने तुम्हें सिर्फ 2 चीजें बताई हैं, एक तो ट्यूमर होने से हो सकता है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, जिसमें एंटीबॉडीज मिमिक करने लगती है TSH को। वी आर डन, आगे चलो, पैराथायरॉयड पे चलो। लोकेशन तुम लोगों को पता है, एक तो थायराइड ग्लैंड बना लो पहले। अब थायराइड ग्लैंड की बैक साइड बना लो। दिस इज द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पीछे से ऐसे फोल्डेड होता है ऐसे करके। अब बैक साइड पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड बना लो। लोकेशन पता चल गई? लोकेशन पता चल गई? अब देखो, पैराथायरॉयड ग्लैंड का बेसिकली काम होता है ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करना। तुम्हें पता है बॉडी में होम्योस्टैसिस चल रहा है, इसका मतलब क्या है? हर चीज़ का एक पर्टिकुलर लेवल है बॉडी में, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर का है, चाहे वो ब्लड के pH का है, चाहे वो किसी केमिकल की लेवल का है, चाहे वो किसी हार्मोनल लेवल का है, चाहे वो किसी एंजाइम के लेवल का है। हर चीज़ एक पर्टिकुलर लेवल में है बॉडी में, उससे ज़्यादा भी खराब है, उससे कम भी खराब है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लेवल का मतलब होता है एक पिन पॉइंट, नहीं, एक विंडो होती है। इस विंडो में अगर कोई चीज़ का लेवल है तो बढ़िया है, अगर इससे ऊपर है तो भी गलत है, इससे नीचे है तो भी गलत है। सो ब्लड में कैल्शियम की एक विंडो होती है, इतनी लेवल का कैल्शियम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए कैल्शियम, इससे नीचे नहीं होना चाहिए कैल्शियम। इसको रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड अकेला तो रेगुलेट कर नहीं सकता, पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ एक और सेल है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अब वो साथ में भाई भाई है तो पता चल जाता है। देखो ये थायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड में मैंने तुमको क्या सिखाया था? एक तो होती है फॉलिकल्स,
एक तो होती है फॉलिकल्स, दिस इज थायराइड ग्लैंड ना। एक तो होती है फॉलिकल, फॉलिकल से तो निकलता है T3 T4, मैं फॉलिकल की बात नहीं कर रही, मैंने कहा था एक और स्पेशल सेल होता है। देयर इज अ स्पेशल सेल इन थायराइड ग्लैंड जो फॉलिकल से बाहर है, ऐसे लगा हुआ है स्पेशल सेल, ठीक है, ऐसे साइड साइड में लगा हुआ है। इन सेल्स को मैंने क्या कहा था, जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं सुना था मैं बता देती हूँ। थायराइड ग्लैंड में एक तो थायराइड फॉलिकल्स होती हैं जो थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड को इतना कम मत समझो, वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही, थायराइड हार्मोन ही नहीं रिलीज कर रहा। फॉलिकल्स के बाहर, थायराइड फॉलिकल्स के बाहर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो मैं ब्लू कलर में बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स, जिनको हम कहते हैं सी सेल्स, एंड दे रिलीज समथिंग कॉल्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, सी सेल्स का कैल्सिटोनिन मिलके और पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलेगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, हार्मोन का नाम है और क्या है, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, इसी को पीटीएच भी कहते हैं, इसी को कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। तो भाई लोग, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिला के आपके ब्लड के कैल्शियम को रेगुलेट करेंगे। जब भी आपकी बॉडी का कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो पैराथॉर्मोन उसको बढ़ा देगा। जब भी आपकी बॉडी का कैल्शियम लेवल, ब्लड का, सॉरी बॉडी का तो गलत वर्ड हो गया, ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कैल्सिटोनिन उसको कम कर देगा। ऐसे सही बना रही हूँ ना मैं? उल्टा बोल दिया मैंने, मैं उल्टा हो गया दोबारा से। जब भी इधर से ज़्यादा स्टार बन रही थी ना मैं, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सबके साथ होता है। पैराथॉर्मोन यहाँ लिखा है। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो पैराथॉर्मोन उसको बढ़ा देगा। पैराथॉर्मोन इस साइड है। और जब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी से कैल्सिटोनिन रिलीज होगा सी सेल से, वो आपके कैल्शियम लेवल को कम कर देगा। ऐसे अब याद कैसे करना है कि कौन सा ज़्यादा करता है कौन सा कम करता है, बहुत आसान है। पैरा जनरली चीज़ें इंक्रीज होने पे वर्ड यूज होता है। मैं पर्सनली कैसे याद करती थी जब मैं बच्ची थी, मरकरी को पारा बोलते हैं हिंदी में, पारा। और जब बुखार होता है तो मरकरी राइज करता है, तो मैं हमेशा मरकरी को राइज करते हुए इमेजिन करते हैं हम लोग हमेशा, है ना। तो पारे को मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ राइज, ठीक है। और कैल्सिटोनिन मुझे ऐसा लगता था एक बड़ा सा ना कैल्शियम का पत्थर है ये, और ये उस बढ़ते हुए पारे को तोड़ने के काम आता है। तो मैं हमेशा इमेजिन करती थी कि ये चीज़ें कम करता है, एक भारी सा पत्थर होगा, ये चीज़ें कम कर देता होगा और यहाँ पे पारा राइज कर जाता होगा। मैं हमेशा ऐसे याद करती थी। देखो, इट इज़ वियर्ड हाउ आई रिमेंबर, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना कितना भी वियर्ड हो, जब तक तुम लोगों को याद हो रहा है। तो एक और बात सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराथॉर्मोन या कैल्सिटोनिन रिलीज कराने में पिट्यूटरी का कोई हाथ नहीं है। पिट्यूटरी बेचारा हाथ मलते रह जाता है। ये रहा पिट्यूटरी, बहुत सैड है। क्यों? बिकॉज पिट्यूटरी का कोई रोल नहीं है इसमें। पिट्यूटरी हैज नो 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 रोल टू प्ले। एम आई क्लियर? अब बताऊं कैसे करते हैं? टेल मी, अब बताऊं। आज मेरा ऑनलाइन टेस्ट में 4 रैंक आया। हामिद, वेरी गुड बेटू। क्या बात है। यस, थायराइड ग्लैंड इज यूजफुल इन आरबीसी प्रोडक्शन। क्राफ्ट की दुनिया, ये तो याद कर लो, एक अपना नाम ढंग का रख लो, क्राफ्ट की दुनिया। सही बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो, अब अपने को ये सीखना है कि ये ब्लड कैल्शियम को चेंज कैसे करते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारू सा एक्सप्लेनेशन है। आओ देखते हैं। पहले उसके लिए तुम्हें बोन के बारे में सीखना पड़ेगा। ये बोन कहाँ से आ गया? बोन बेटा जी यहां से आ गया कि आपकी बॉडी में बोन कैल्शियम का भंडार है। बेसिकली बोन इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है तो वो बोन से ही और कैल्शियम लेता है, और अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो बोन में ही डिपॉजिट करता है। तो बोन मतलब एक रॉक की तरह है,
ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम है, तो जरूरत पड़ने पे वो कैल्शियम दे देता है ब्लड को, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वापस भी ले लेता है। बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसका बना होता है बोन, तुम लोगों को आइडिया है? मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, PO4 ट्वाइस, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ना। अब देखो क्या होता है, बोन में बड़े प्रकार के सेल्स हैं। जो मेरे बच्चे होनहार हैं, जिन्होंने एनिमल टिश्यू पढ़ा है अपने आप से, उन्हें पता है कि बोन का जो मैच्योर सेल होता है उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बोन के अंदर सेल होते हैं ऑस्टियोसाइट, विच इज़ नॉट अ बिग डील, होते हैं तो होते हैं। बोन के अंदर एक और सेल होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन को तोड़ने के काम आता है। ठीक है, क्या बताया है मैंने? देयर आर सेल्स इन द बोन which do not help in formation of bone but help in breaking of bone. These are called, I'm sorry, this is osteoclast. देखो यार, ये नाम तुमने बहुत बार सुने हैं, क्लास्ट ब्लास्ट वाले। अभी अपने दिमाग में बात क्लियर कर लो। जब बोन बन रही होती है, नई बोन बनाने वाले सेल्स को, जब बोन बच्ची होती है ना, बोन को ग्रो करना है अभी, तो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। देखो, जहां पे भी ब्लास्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब धमाका नहीं होता, इसका मतलब होता है ग्रो करना। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर जब बोन पूरी तरीके से ग्रो हो जाती है, अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं होएगी, तो उसी ऑस्टियोब्लास्ट को ऑस्टियोसाइट कह देते हैं। ऑस्टियोसाइट क्या होगा? मैच्योर बोन सेल। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स के अलावा एक और सेल होता है जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो बोन को खाने के काम आता है, बोन को तोड़ने के काम आता है। फायदा क्या है ऐसे सेल का? बहुत फायदा भैया। ये जो प्रॉपर शेप आई है बोन की, वो ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से तो आई है। वो ऑस्टियोब्लास्ट तो बना ही जा रहे थे बोन को पूरा, वो तो पूरा ऐसे गोल बना देते। ये जो प्रॉपर सुंदर शेप आई है, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं तो खा खा के शेप बनाई है। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट का एक और पर्पज होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो होता क्या है, मान लो तुमने मिल्क बहुत ज़्यादा पी लिया और तुम्हारा ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत राइज हो गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से शुरू करते हैं बात को। ब्लड कैल्शियम लेवल एकदम से राइज हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड में राइज हो गया, तो ये तो बहुत बुरी बात हुई। अब ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करना है। ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए किसको लाओगे तुम? कैल्सीटोनिन को, पैराथॉर्मोन को नहीं। पैरा तो इंक्रीज करता है ना, पारा तो इंक्रीज होता है, कैल्सीटोनिन लो करता है। सो कैल्सीटोनिन विल बी रिलीज फ्रॉम सी सेल्स। अब कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्सीटोनिन रिलीज हुआ, पीछे आओ। ये मान लो ये तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है ना, ये कैल्सीटोनिन सी वाला है, तो यहाँ से कैल्सीटोनिन रिलीज होगा and it will act on osteoclast. कैल्सीटोनिन आके ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करेगा और ये क्या कहेगा? It will tell the osteoclast to shut up. ऑस्टियोक्लास्ट जनरली हल्का हल्का फंक्शन करते रहते हैं। क्यों? फंक्शन करने का फायदा क्या है ऑस्टियोक्लास्ट का? ये क्या करते हैं? हल्का हल्का यहाँ से कैल्शियम रिलीज करते रहते हैं, बोन से कैल्शियम रिलीज करके ब्लड में डालते रहते हैं। तो ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन रखते हैं, यहाँ से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालते रहते हैं। लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है ना, तुमने ज़्यादा दूध पी लिया, मुझे नहीं पता, कैल्शियम की गोलियां खा ली, जो भी किया, ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो कैल्सीटोनिन यहाँ से आके इट विल टेल द ऑस्टियोक्लास्ट टू शट अप। शट अप। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बंद हो गई। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बंद होने से क्या हो जाता है कि ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम जाना बंद हो गया, और धीरे धीरे अब ये जो ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम हुआ था वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, इसमें बोन में चला जाएगा दोबारा से। ठीक है, धीरे 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 धीरे। कैल्सीटोनिन का मतलब समझ में आ गया क्या करेगा? बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे? कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्सीटोनिन शट्स अप द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। बोलिए। थैंक यू गणेश कटवा। बोलो, आगे चलूं? अल्फाज निगम, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। गुड गुड गुड। अच्छा, मुस्कान है क्राफ्ट की दुनिया का नाम, ओके, फिर मुस्कान ही रख लो। चलो नेक्स्ट बात तुम्हें सिखाती हूँ मैं। अब मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आई, पीछे चलो, यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं आगे चलना है यार।
देखो ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा हुआ तो आपकी बॉडी ने क्या रिलीज कर दिया, कैल्सीटोनिन इज रिलीज्ड, है ना, कैल्सीटोनिन रिलीज हो गया। नाउ इधर लिखना चाहिए था, कैल्सीटोनिन इज रिलीज्ड। अब यहां से क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो गया मान लो। ये यहाँ की भी जगह ना यहाँ लिखना चाहिए था। सॉरी बच्चों, मैं एक ना अच्छा सा डायग्राम बनाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए जिससे कि तुम्हें याद हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा मेहनत कर रही हूँ इस डायग्राम पे। रुक जाओ, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे कैल्सीटोनिन रिलीज्ड। तुम्हें पता तो है कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है। अब मान लो कैल्सीटोनिन रिलीज हो ही जा रहा है, तो ब्लड में कैल्शियम नीचे 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 जाने लगा है, कम होने लगा है। तो तुम्हारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लो हो गया मान लो ब्लड के अंदर, तो दिक्कत आ गई। अब क्या सिचुएशन बन गई, तुमने इतना कैल्शियम रिलीज करा दिया कि उससे क्या हो रहा है, इतना तुमने कैल्सीटोनिन रिलीज करा दिया कि ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत लो चला गया यार, ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत लो चला गया। अब बॉडी को क्या रिलीज करना पड़ेगा, बॉडी कहेगी बेटा ये तो गलत हो गया, बॉडी विल रिलीज पैराथॉर्मोन। बॉडी विल रिलीज पैराथॉर्मोन जैसे ही ब्लड कैल्शियम ज्यादा नीचे गिरेगा। अब पैराथॉर्मोन को बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी होती है, वो कोई एक काम नहीं करता, दो काम नहीं करता, वो तीन काम करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ वेरी ओवर जीलस काइंड ऑफ हार्मोन। पैराथॉर्मोन कहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ब्लड कैल्शियम कम हो गया। सबसे पहले तो वो ऑस्टियोक्लास्ट के पास जाएगा। मान लो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड, अरे सबसे पहले तो वो ऑस्टियोक्लास्ट के पास जाएगा। यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है मान लो, ठीक है, इसके पीछे की साइड लगा हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सबसे पहले तो यहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा और इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। कहेगा ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खा जाओ, पूरी तरीके से खत्म कर दो, पर मुझे ब्लड के अंदर कैल्शियम चाहिए। इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये मैं आगे लिख रही हूं, पैराथॉर्मोन पहला इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। दूसरा, अब इसको चैन नहीं है कि ब्लड कैल्शियम बढ़ जाएगा ना, अभी और भी है। देखो पहला तो ये गया ऑस्टियोक्लास्ट के पास, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। दूसरा ये गया किडनी के पास। अब याद करो किडनी में नेफ्रॉन के पार्ट्स याद हैं कुछ, आगे बताती हूँ। ये नेफ्रॉन है, अगर किसी बच्चे को नेफ्रॉन याद नहीं है तो यहाँ से रिवाइज करेंगे। ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ठीक है। अब पैराथॉर्मोन पीसीटी पे आता है, पीसीटी पे आता है। पीसीटी से ब्लड के अंदर देखो यहाँ पे फिल्ट्रेट बनता है, अगर तुम लोगों को याद हो, यहाँ पे ब्लड से बहुत सारा वाटर निकलता है, यूरिया निकलता है, इसके साथ में कुछ कैल्शियम भी निकलता है, कुछ मैग्नीशियम भी निकलता है, ठीक है, यूरिया भी निकलता है, बड़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेट निकलता है। पैराथॉर्मोन, ये पैराथॉर्मोन है, पैराथॉर्मोन विल एक्ट ऑन पीसीटी एंड यहाँ से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जो कैल्शियम सूसू में जाना था ना उसको रोक देगा, सूसू में जाने से इसको ब्लड में रीएब्जॉर्ब करा देगा यहाँ पे। सो पैराथॉर्मोन एक्ट्स ऑन पीसीटी टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फिल्ट्रेट।
जिस कैल्शियम को और मैग्नीशियम को सूसू में जाना था उसको वापस ब्लड में खींच लेगा। क्यों? क्योंकि पैराथॉर्मोन को लग रहा है कि यार ब्लड में कैल्शियम कम है, बढ़ाना है, चाहे कैसे भी बढ़ाओ। सो सेकेंड थिंग जो पैराथॉर्मोन करता है, एक्ट्स ऑन पीसीटी टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसीलिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लेवल्स को इफेक्ट डालता है। दूसरा काम। तीसरा काम ये क्या करता है, मतलब हद हो गई, ये फिर से किडनी के पास जाता है, फिर से किडनी के पास जाता है। याद करो, किडनी में एक चीज सिंथेसाइज होती है जिसको बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। कैल्सीफेरॉल भी होता है लेकिन उससे भी एक्टिव होता है कैल्सीट्रायोल। ये कैल्सीट्रायोल को रिलीज करा देता है। इट गोज टू किडनी and it tells kidney to synthesize lot of calcitriol. लास्ट पॉइंट है, कैल्सीट्रायोल क्या है? जिन बच्चों को कैल्सीट्रायोल नहीं पता मैं बताती हूँ क्या है। कैल्सीट्रायोल विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है और कैल्सीट्रायोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। हम कहते हैं ना विटामिन डी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है यार? इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब देखो कैसे, क्या करता है ये। कैल्सीट्रायोल एक्चुअली गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कैल्सीट्रायोल स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, और जितना भी कैल्शियम आपने खाने में खाया है ना, जितना भी कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। इस कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। कुछ समझ में आया है? कुछ समझ में आया है? लेट मी टेल यू अगेन। फ्लो नहीं बन रहा है आज बच्चों के सीखने का। लेट मी टेल यू अगेन। पैराथॉर्मोन, दोबारा सुनो, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है? पहला, वो ऑस्टियोक्लास्ट के पास जाके उनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाते हैं और बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड को डालते हैं। पैराथॉर्मोन का पहला काम पूरा हो गया। दूसरा काम, पैराथॉर्मोन नेफ्रॉन के पीसीटी पे जाता है और पीसीटी से बहुत सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करा लेता है, ब्लड में वापस डाल देता है। दूसरा काम पैराथॉर्मोन का कंप्लीट हो गया। तीसरा काम पैराथॉर्मोन का क्या है? इट विल गो टू किडनी, इट विल गो टू किडनी एंड किडनी से ये कैल्सीट्रायोल रिलीज कराता है विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम कितना भी कैल्शियम खा लो, दूध पी लो, कुछ भी कर लो, कितना भी कैल्शियम खा लो, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता बॉडी में जब तक ये कैल्सीट्रायोल नहीं होता। इसलिए तो हम कहते हैं बोन्स को ताकतवर करता है, क्योंकि बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए। बोन्स में कैल्शियम कैसे पहुंचेगा? जब ब्लड में कैल्शियम पहुंचेगा। ब्लड में कैल्शियम कैसे पहुंचेगा? जब तुम्हारे पास विटामिन डी होगा, कैल्सीट्रायोल होगा। समझ में आया? सो अब ये वाली चीज तुम्हें समझ में आ रही है। एक ऑस्टियोक्लास्ट के पास, एक नेफ्रॉन के पास जाता है, नेफ्रॉन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, एंड तीसरा जाता है किडनी के पास, किडनी से कैल्सीट्रायोल रिलीज कराता है और कैल्सीट्रायोल से ब्लड कैल्शियम बढ़ जाता है। समझ में आया ये चार्ट? बोलिए, ये चार्ट समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। पीनल ग्लैंड कराऊंगी मैं, मुस्कान, ठीक है? मुझे पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई है? अभी मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कराने का कोई विचार नहीं है मेरा। वेरी गुड, ओके ओके हामिद, ओके, समझ गई बेटा, समझ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ क्या होगा यदि तुम्हारे पास पैराथॉर्मोन की कमी हो जाए? पैराथायरॉयड हार्मोन खत्म हो चुका है। एक तुम्हें डिजीज कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो भी समझा नहीं पाऊंगी कि कैसे होती है वो डिजीज। वो तुमको अभी लर्न करनी पड़ेगी। जस्ट ऐसे लर्न करो अभी, फिर मौका आने पे समझाऊंगी एक दिन, ठीक है? अगर हाइपो पैराथायरॉयडिज्म हो जाए, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाए, तो कौन सी डिजीज होती है आपको? इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिक टेटनी।
हाइपोकैल्सेमिक टेटनी। अभी इसको याद कर लो, इसका मैकेनिज्म एक दिन तुम्हें ज़रूर समझाऊंगी कैसे होता है। ठीक है, आज 6 बजे वाला लेक्चर मिस नहीं करना है। 6 बजे आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं एनिमल टिश्यू के। देखो नीट 2020 के हिसाब से जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं एनिमल टिश्यू के, वो मैं आज तुम्हें 6 बजे कराऊंगी। तो क्विज की तरह होगा, पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगी। सो यू विल हैव टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। देखती हूँ तुम्हारे 15 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं। जिसने एनिमल टिश्यू सही से नहीं पढ़ा है, अभी 1 घंटा है, 1 घंटे में एनिमल टिश्यू सही से पढ़ लो, 6 बजे टेस्ट देने ज़रूर आना। अगर तुम इसी तरीके से पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, जैसे तुम्हें ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं और इससे ट्रिपल स्पीड में पढ़ना चाहते हो, देखो यूट्यूब पे सिलेबस हमेशा ही थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक है, अगर तुम फास्ट पढ़ना चाहते हो, ट्रिपल स्पीड पे पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो और नीट की बहुत बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, तो प्लस एक बहुत तगड़ा एडवांटेज दे सकता है तुमको, लेकिन उसके लिए तुमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। देखो ऑनलाइन क्लासेस का ना एक ही ड्रॉबैक होता है, मैं वैसे बच्चों को बताती रहती हूँ, तुम लोगों को भी बता देती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे बहुत हैं। ठीक है, तुम्हारा समय नहीं बर्बाद होता, ऑनलाइन क्लासेस सस्ती होती हैं, आपको बेस्ट एजुकेटर्स जो कंट्री में होते हैं आप उनसे पढ़ सकते हो, है ना। आपको ये नहीं कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आप घर बैठे पढ़ो और अपना आराम से। लेकिन उसका एक नुकसान होता है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने करियर के लिए तो आपको कोई पढ़ा नहीं सकता ऑनलाइन में। कैसे पढ़ा लेगा यार, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम अपना वहाँ पे बैठे हो, मैं तुम्हारे ऊपर स्क्रीन में से चिल्ला रही हूँ, आज तुम पढ़ के नहीं आए, मुझे सब पता है, देख लूँगी मैं तुम्हें, ये कर दूँगी वो कर दूँगी, बट एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकती, है ना। सो अगर तुम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, अगर मैं तुम्हें कहूँ ये बच्चे ये पढ़ के आना तो तुम पढ़ के आओ, मैं तुम्हें कहूँ ये सॉल्व करके आना तुम सॉल्व करके आओ, अच्छा मैं कल ये एक चैप्टर कराऊंगी एनसीईआरटी की रीडिंग कराना तुम कराओ, तो ऑनलाइन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है ऑनलाइन। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो, तो यू कैन ज्वाइन प्लस। और प्लस ज्वाइन करने के लिए आप कोड ज़रूर डाल देना, ऋतु लाइव। कोड डालने का फ़ायदा तुमको ही होगा, तुम्हारा 10% फीस कम हो जाएगी और साथ में तुमको मेरे बैच में आने का मौका मिल जाएगा। ऋतु लाइव विल ओपन माई बैचेस फॉर यू एंड ऑल्सो यू विल गेट माई PDF नोट्स। ओके, सो आई विल सी यू एट 6 PM। वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहिए तो। आई विल सी यू, थैंक यू, बाय बाय।